ये कहानी रोहतकपुर नामक एक छोटे से गांव की है। रोहतकपुर के लोग एक साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर लोग किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर थे। इस गांव में लखन नाम का एक किसान था। लखन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता था। लखन बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती थी, और जब पकती थी तो वह सब कुछ नष्ट कर देता था, चाहे बारिश हो या सूखा। ये उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की कहानी है। एक दिन लखन सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। लखन के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो दूसरों की जमीन से सटा हुआ था। लखन जब अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि बगल के खेतों में कोई काम करने नहीं आया है। क्या अभी तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को काम की परवाह ही नहीं है। खैर, अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपने खेत में तो काम कर ही सकता हूँ। फिर लखन अपने खेत पर काम करना शुरू कर देता है। जब तक वह काम पर पहुंचता है, दोपहर हो जाती है, लेकिन लखन अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ। तभी उसकी पत्नी रीता उसके लिए खाना लेकर आती है। सुनो जी, पेड़ के नीचे आकर खाना खा लीजिए। छाया की आवाज सुनकर लखन को पता चलता है कि दोपहर हो गई है। अरे, इतनी दोपहर कैसे हो गई है? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। खैर, अब छाया खाना लेकर आई है तो मैं भी खा लूंगा। थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर काम करूंगा। लखन खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर छाया के साथ खाना खाने लगता है। क्या हुआ? आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, मैं सुबह से खेतों में काम कर रहा हूं। अब दोपहर हो गई है। मुझे तो इसका एहसास ही नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या कर सकता था? बगल के खेतों में कोई काम करने नहीं आया, तो मैंने सोचा कि दोपहर का समय हो गया है, इसीलिए मैं काम कर रहा था। जब तुम आए तो मुझे पता चला कि दोपहर हो गई है। क्या हुआ? अभी तक कोई क्यों नहीं आया? ये लोग सही हैं। वे अपनी मर्जी से आते हैं और चले जाते हैं, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत कैसी है। ये हमेशा किसी न किसी बहाने से मेरी मेहनत पर पानी फेर देती है। लखन को इतना परेशान देखकर छाया उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें पता है कि तुम कड़ी मेहनत करते हो, तो किस्मत को दोष देने से क्या फायदा? आज किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन कौन जानता है कल किस्मत तुम्हारे साथ हो। हाँ छाया, पर कल कब आएगा? कब मेरी किस्मत मेरा साथ देगी? जब मैं सोचता हूं कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं से कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान को भी मुझे परेशान करने में मजा आता है। दुखी मत हो। देखो, बस अपनी मेहनत पर ध्यान दो। मुझे पूरा विश्वास है कि आज या कल तुम खुद ही मुझे बता दोगे कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। देखते हैं कब ऐसा समय आता है। छाया। लखन को खाना खिलाकर छाया चली जाती है और लखन फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। लखन जब अपने खेत में काम कर रहा होता है तो बगल के खेत का मालिक मोहन वहां आ जाता है। लखन को काम करते देख मोहन उसे पुकारता है। और लखन कैसा है? लगता है आज खेत पर काम करने के लिए जल्दी आ गए हो। आज तुम थोड़ी देर से आए हो मोहन। मैं आज थोड़ी देर से उठा तो मैंने सोचा लंच करके खेत पर चला जाऊंगा, पर तुम्हें क्या हो गया है लखन? खेत को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है। नहीं मोहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने भाग्य को लेकर
थोड़ा चिंतित था। अरे लखन, तुम कब तक अपनी किस्मत को दोष दोगे और कब तक अपनी किस्मत पर निर्भर रहोगे? अगर मैं अपनी किस्मत को दोष न दूं तो क्या करूं? तुम्हें पता है, पिछले साल बाढ़ आई थी, फिर यह सूख गया, और अब जब इस साल बाढ़ नहीं आई है तो बाजार में अनाज के दाम दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। भैया एक बात बताओ, हमारे खेत अगल बगल हैं, यानी जो विपत्ति तुम्हारे खेत पर आई वही मेरे साथ भी आई होगी, लेकिन मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुनो भाई, मेहनत हमेशा रंग लाती है। कभी कभी हमें खुद ही कदम उठाने पड़ते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई, विस्तार से बताओ। लखन भाई, खेती के अलावा आप क्या करते हैं? लखन का यह सवाल सुनकर मोहन थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा कि शायद मोहन के पास कुछ ऐसा हो जिससे उसकी समस्या हल हो जाए। मोहन भाई, मेरे पास खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही काम करते थे। पहले मेरे दादा की जमीन मेरे पिता को दे दी गई और अब मुझे, इसलिए हम हमेशा अपनी जमीन पर निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वो समय था जब तुम किसानी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते थे, लेकिन अब तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। मोहन भाई, मैं खेती के अलावा और क्या करूं? भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। पहले तुम अपना सारा काम जल्दी से निपटा लो और मैं अपने खेत का काम निपटा लूंगा। फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलूंगा। ठीक है भाई, अब मैं अपने खेत का काम निपटा लेता हूं। फिर दोनों अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। लखन अपने खेत का काम सुबह जल्दी शुरू कर देता है, इसलिए उसका काम जल्दी खत्म हो जाता है। लखन अपने खेत का काम करके मोहन के खेत के पास खड़ा हो जाता है और मोहन को काम करते हुए देखकर मन ही मन सोचता है कि मैं मोहन भाई की मदद करूंगा ताकि मैं उसके साथ उसके घर जा सकूं और पता लगा सकूं कि वह क्या दिखाना चाहता है। मोहन भाई रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूं ताकि तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाए। ठीक है भाई। फिर लखन भी अपने खेत के काम में मोहन की मदद करने लगता है। लखन की मदद की वजह से मोहन के खेत का काम भी जल्दी हो जाता है। शुक्रिया लखन भाई, आपकी वजह से आज मेरे खेत का काम भी जल्दी हो गया। भाई, तुम्हारा किस बात के लिए शुक्रिया? तुम भी मेरी मदद कर देते हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों वहां से मोहन के घर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों मोहन के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले मोहन लखन को बाहर ही रोक देता है। लखन भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसीलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बताने के लिए अपने साथ लाया हूँ। लेकिन जिस तरह से मैं तुम्हें बताऊंगा और जो चीज़ें तुम घर पर देखोगे, तुम किसी और को नहीं बताओगे। मोहन की यह बात सुनकर लखन चौंक जाता है और सोचने लगता है, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वरना मोहन भाई ऐसे बात नहीं करते। पता नहीं घर जाकर मुझे क्या दिखाएंगे। लखन भाई, कहाँ खो गए हो? डरो मत, जो कुछ मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए। लखन थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर भी वह मोहन के साथ उसके घर चला जाता है। मोहन की बातों से लखन थोड़ा चिंतित था, लेकिन मोहन के घर के अंदर की चीजें देखकर लखन की चिंता बढ़ जाती है। हे भगवान, इतनी सारी चीजें। मोहन भाई, आपका घर बाहर से तो किसान के घर जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर का माहौल व्यापारी के घर जैसा है। अभी तो कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखकर आप पागल हो जाएंगे। मोहन की बातें सुनकर लखन की बेचैनी बढ़ जाती है। मोहन भाई, तुम जो सामान दिखाने लाए हो वो मुझे भी दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी है। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं वो सामान लाकर तुम्हें दिखाता हूँ। मोहन वहां से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और लखन कुछ देर वहीं इंतजार करता है। कुछ देर में मोहन अपने साथ एक
बोरी लेकर आता है। मोहन भाई, तुम अपने साथ क्या लाए हो? भाई, यही वो चीज़ है जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस बोरी में क्या है? मोहन उसे लखन भाई, ये चावल के साधारण दाने नहीं हैं, मैंने इसे चीन से मंगवाया है। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने चीन से चावल के दाने क्यों मंगवाए, और आप चावल के दाने कैसे मंगवा सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चावल के साधारण दाने नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो आप मेरे घर में देखते हैं, ये सारी चीज़ें आई हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई, क्या ये चावल के जादुई दाने हैं? हाँ भाई, ऐसा ही समझिए। हर बार की तरह जब भी हमारी फसल किसी कारण से बर्बाद हो जाती है तो मैं बची हुई फसल को मिलाकर बेच देता हूँ। ये मेरे लिए बहुत लाभदायक है। लखन को लगा कि चावल के इन दानों में कुछ गड़बड़ है। मोहन भाई, ये चावल के दाने हमारे चावल के दानों से थोड़े अलग हैं। हाँ भाई, क्योंकि ये दाने उगाए नहीं गए हैं। इसका मतलब है कि ये चावल के दाने नकली हैं। हाँ, ऐसा ही सोचो। लेकिन अगर हम चावल के इन दानों को दूसरे चावल के दानों के साथ मिला दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये दाने नकली हैं, और अगर हम इन्हें बेचेंगे तो मुनाफा भी बढ़ जाएगा। भाई, लेकिन ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति इन चावलों को खा ले तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, तो हमारा क्या, हमें तो इन्हें बेचकर मुनाफा होगा। हम इसी में खुश हैं। हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें? जब हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, हमारे परिवार के लोग भूख से मर जाते हैं, तब कोई पूछने आता है कि हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें और अपना नुकसान क्यों करवाएं। नहीं भाई, ये गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकता। मैं चाहे कितने भी दर्द में क्यों ना रहूं, मैं अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकता। लखन भाई, फिर से सोचो। चावल के ये दाने तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं, और तो और जब तक तुम अपनी फसल के बारे में नहीं सोचोगे तब तक वे उसका ख्याल रखेंगे। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे मुझे कितना भी मुनाफा हो जाए। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। लखन मोहन के घर से निकलता है। लखन चिंतित होकर अपने घर की ओर चल देता है। चलते चलते लखन चिंतित अवस्था में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी किस्मत को कोसना चाहिए या नहीं? कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई नया रास्ता मिल जाएगा जो मेरी किस्मत बदल देगा, लेकिन आखिरकार ऐसा ही हुआ और मेरी किस्मत बर्बाद हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कब तक अपनी किस्मत को कोसता रहूंगा? लखन परेशान होकर सोच ही रहा था, तभी एक साधु वहां से गुजरता है और लखन को इतना चिंतित देखकर उसके पास जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? लखन ये देखकर चौंक जाता है। नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत चिंतित हो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लखन सोच में पड़ जाता है। क्या सोच रहे हो बेटा? बताओ, क्या परेशानी है? परेशानी तो है बाबा, मुझे किसानी की चिंता है। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा, मैं एक साधारण किसान हूं जिसकी पूरी दुनिया खेती पर टिकी है, और मैं अपनी जमीन पर पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। लेकिन मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। कभी बारिश से मेरी फसल खराब हो जाती है, कभी सूख जाती है, और अगर कोई फसल बच भी जाती है तो उस साल बाजार में फसल का भाव गिर जाता है। बेटा, तो फिर तुम किसानी के अलावा कुछ और करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? बाबा, मेरे वंशज तो हमेशा से किसान ही रहे हैं, और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ सकता हूं? और किसानी छोड़ने का कोई उपाय नहीं है ना बाबा। इसी तरह अगर हर किसान परेशान हो जाए और किसानी करना छोड़ दे तो लोग भूख से मर जाएंगे। हाँ बेटा, यही सोचना है और भी मेहनत करनी है। बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, पर आखिर मेरा भी तो परिवार है, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। बेटा, जिस तरह से तुम परेशान हो उसी तरह तुम्हारे साथी किसान भी परेशान होंगे, है ना? तो तुम सब मिलकर कोई उपाय निकालो
शायद हम सब मिलकर कुछ सोचेंगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बाबा, मेरे कुछ पड़ोसियों ने खेती से पैसे कमाने का दूसरा तरीका चुना है। बेटा, तुम उनसे पूछो और उनका तरीका अपनाओ। शायद यह तुम्हारे लिए भी कारगर हो जाए। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। क्यों बेटा, वे ऐसा क्या कर रहे हैं जो तुम्हें सही नहीं लगता? बाबा की बात सुनकर लखन सोचता है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं बाबा को मोहन भाई के बारे में बताऊं? कैसे वो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है? मैं उसे बताऊंगा, लेकिन मैं मोहन भाई का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आखिर वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। हाँ बाबा, एक किसान भाई मेरी पहचान में बहुत गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा है वह? मुझे बताओ बाबा। आज सुबह मैं उससे मिला था और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उसने भी मेरी मदद करने की सोची। उसका भी खेती का काम है, जो हर साल किसी न किसी कारण से मेरी तरह फसल खराब हो जाता था। इसलिए उसने बचे हुए अनाज से पैसे कमाने का नया उपाय सोचा है। बेटा, वह बचे हुए अनाज का क्या कर? बाबा, उसने चीन से चावल मंगवाए हैं और वो इसे अपने बचे हुए चावल के दानों में मिला देता है, जिसे बेचकर वो खूब पैसे कमा रहा है। हाँ तो बेटा, इसमें गलत क्या है? तुम भी चीन से मंगवाओ और उसकी तरह बेचो। नहीं बाबा, शायद तुम नहीं समझे। चीन से जो चावल मंगाया जाता है वह साधारण चावल नहीं होता, क्योंकि वह उगाया नहीं जाता। लखन की यह बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। क्या कहा बेटा? जो चावल उगाए नहीं गए हैं, मतलब वो नकली चावल हैं। हाँ बाबा, वो चावल नकली हैं, और अगर आप उन्हें अपने चावल के दानों में मिला देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सा चावल नकली है और कौन सा असली। बेटा, पर ये नकली चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं ना? हाँ बाबा, इसीलिए मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुसीबत क्यों ना उठानी पड़े। वाह बेटा, तुमने कितनी अच्छी बात कही। तुमने वह रास्ता न चुनकर सही किया, क्योंकि अभी तो तुम्हें फायदा हो सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें अपनी गलतियों पर पछताना पड़ेगा। हाँ बाबा, मेरा भी एक परिवार है। अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो कल मेरे परिवार के साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। हाँ बेटा, कभी कभी हमारी गलतियों का खामियाजा हमारे रिश्तेदारों को भी भुगतना पड़ता है। बाबा, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं अपनी किस्मत कैसे सुधारूं? आखिर मेरा भी तो परिवार है, मुझे उनके बारे में भी तो सोचना होगा। बाबा बेटा, तुम मेरा एक काम करो, फिर मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल दूंगा। बोलो बाबा, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा सारा काम करने को तैयार हूं, बस मुझे इस परेशानी से निकाल दो। तो आपको बस उनके पास जाना है और उन्हें नकली चावल के बारे में बताना है, क्योंकि आपने सोच समझकर मना कर दिया था। लेकिन क्या आपने अपने परिवार से इस बारे में पूछा? नहीं बाबा, मैंने किसी से नहीं पूछा। फिर एक बार उनसे पूछिए कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो फिर कल सुबह यहीं मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा, मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करूंगा और कल सुबह यहीं मिलूंगा। फिर क्या हुआ? लखन अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही लखन ने अपनी पत्नी छाया को आवाज लगाई। छाया, मैं खेत से आ गया हूं। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। लखन की आवाज सुनकर छाया वहां आ जाती है। हाँ बताओ, तुमने मुझे बुलाया था। हाँ, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। बताओ, तुम क्या बात करना चाहते हो? छाया, तुम्हें पता है कि हमें पिछले कुछ समय से अपने खेत से कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, आज आप दोपहर को मुझे बता रहे थे। हाँ छाया, वही। लेकिन आज आपके जाने के बाद मेरे साथ एक घटना घटी, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जब आप गए तो मेरे एक किसान भाई वहां आए। मुझे चिंतित देखकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों चिंतित हूं।
तो मैंने उसे सारी बात बता दी। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि मेरी हालत भी उसकी ही तरह थी, लेकिन उसने इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया है। वह कौन है और तुम उससे इस तरह क्यों नहीं पूछते? इससे तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। मुझसे मत पूछो कि वह कौन है। उसे मेरा शुभ चिंतक समझो, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनो। जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता बताया, लेकिन वो रास्ता थोड़ा अजीब है। अजीब है? कैसा रास्ता है वो? बताओ मुझे, मैं भी सुनूं। जैसे मेरी फसल बारिश के कारण खराब हो जाती थी, कभी सूख जाती थी, वैसे ही उसकी हालत भी थी। लेकिन अब वो चीन से चावल मंगवाता है। क्या कहा आपने? चीन से चावल? हाँ छाया, वो चीन से चावल मंगवाता है और फिर बचे हुए चावल के दानों के साथ उसे मिलाकर बाजार में बेचता है। ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है और कोई भी यह नहीं समझ पाता कि असली क्या है और नकली क्या है। लखन की यह बात सुनकर छाया थोड़ी हैरान हुई। मुझे असली चावल और नकली चावल में कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ छाया, चीन से लाए गए चावल नकली चावल हैं। वे उगाए नहीं जाते और बहुत सस्ते होते हैं। उन्हें सस्ते दामों पर लाओ और अच्छा मुनाफा कमाओ। लेकिन नकली चावल खाने में जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए यह बहुत गलत है। अपने फायदे के लिए किसी की हत्या करना बहुत गलत है। हाँ, मुझे भी लगा कि यह गलत है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी सलाह लेकर देखूं, क्योंकि आप भी मेरी समस्या से चिंतित हैं और आपकी सलाह एक बार मान लेना ही बेहतर है। मुझे लगा कि यह सही है। नहीं, हम एक बार भूखे सो जाएंगे, लेकिन किसी को धोखा देकर पैसा कमाना बहुत गलत होगा। आज हम चैन से सो जाएंगे, लेकिन कल हमें किसी न किसी तरह उन गलतियों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। छाया की यह बात सुनकर लखन बहुत भावुक हो जाता है। वाह छाया, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है, क्योंकि तुम भी मेरी तरह सोच रही हो। भूल जाओ ये सब। इन गलत चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम और मेहनत करो, तुम देखोगे कि तुम बहुत जल्द सफल हो जाओगे। फिर क्या हुआ? छाया की बातों ने लखन को और भी हिम्मत दी। फिर अगली सुबह लखन बाबा से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। जब लखन वहां पहुंचता है तो बाबा वहां नहीं होते और वह थोड़ा उदास हो जाता है कि बाबा नहीं है। बाबा नहीं है, अब क्या करूं? मैं अपनी समस्या का समाधान कहां से लाऊंगा? लखन अभी भी अपने आप से बात कर रहा है। तभी अचानक बाबा प्रकट होते हैं। तुम आ गए बेटा। बाबा को अचानक प्रकट होते देख लखन थोड़ा डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, ये तो कोई जादुई बाबा लग रहा है। अभी तो मेरे लिए यहां से चले जाना ही उचित है। अरे बेटा, डरो मत। यह मेरी एक छोटी सी शक्ति है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा सा चौंक गया था। बताओ बेटा, क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बाबा, मैंने अपनी पत्नी से उन चाइनीज चावलों के बारे में बात की और उसे यह भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन उसकी सोच भी मेरी तरह ही है। उसने भी इस गलत काम को करने से मना कर दिया। उसने यहां तक कहा कि हम थोड़ी देर भूखे तो रह सकते हैं, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर पैसे नहीं कमा सकते। लखन की यह बात सुनकर बाबा बहुत खुश हुए। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी पत्नी की सोच भी तुम्हारी तरह ही है। बाबा, अब आप ही मुझे मेरी परेशानियों से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताओ। हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया हूं जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बाबा उसे एक थैली देते हैं। बाबा, इस थैली में क्या है? बेटा, इस थैली में जादुई मिट्टी है। आप बस इस मिट्टी को अपने खेत में छिड़क दें और फिर अपनी फसल के बीज छिड़क दें, फिर आप चमत्कार देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, मिट्टी कम छिड़कें,
और जब थैली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो उसमें अपने खेत की मिट्टी मिला दें। इस थैली को कभी खाली ना होने दें। ठीक है बाबा, मैं आपकी सारी बातें याद रखूंगा। ठीक है बाबा, मैं अब चलता हूं। लखन जल्दी से जाकर अपने खेत में मिट्टी और बीज डाल देता है। बाबा के कहे अनुसार लखन ने अपने खेत में मिट्टी और बीज छिड़कने के बाद वह अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह लखन अपने खेत पर पहुंचता है और अपने खेत की हालत देखकर हैरान रह जाता है। उसका खेत पूरी तरह हरा भरा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार बाबा की बात सच हुई। अब इस जादुई मिट्टी से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आखिरकार छाया की बात भी सच हुई। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी। दोस्तों, इस तरह लखन और छाया की दयालुता ने उनकी बुरी किस्मत को बदल दिया और अब उन्हें अपनी किस्मत को दोष नहीं देना पड़ेगा।